आगे हम इसमें देखेंगे तीसरा समाजवादी राज्य, है ना। तो देखेंगे कि यद्यपि संविधान सभा में ही कुछ सदस्यों द्वारा भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किए जाने पर बल दिया जाता था, है ना। यद्यपि क्या है, संविधान सभा में कुछ सदस्यों द्वारा भारत को, है ना, समाजवादी राज्य करके घोषित किए जाने को वहाँ पे बल दिया गया था, परंतु सभा के अधिसंख्यक सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया था कि संविधान को किसी एक दर्शन विशेष से जोड़कर उसे विवाद का विषय बनाया जाना उचित नहीं होगा, है ना। अतः मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं जोड़ा गया, परंतु 1976 में तत्कालीन शासक वर्ग द्वारा यह अनुभव किया गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नई दिशा दिया जाना अति आवश्यक है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़कर भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया गया, है ना। चौथा इसमें दिया धर्मनिरपेक्ष, तो धर्म पंथ निरपेक्ष राज्य, है ना। तो संविधान के 42वें संशोधन 1976 के पूर्व तक भारत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं था, है ना। 1976 के पूर्व धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं था बोल रहे हैं, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़कर भारत की धर्मनिरपेक्षता को बल प्रदान किया गया है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह है कि भारत राज्य धर्म के विषय में पूर्णतः तटस्थ है और देश के समस्त नागरिकों को किसी भी धर्म को अबाध गति से मानने, उसका प्रचार प्रसार करने और उसके अनुसार उपासना पूजा पाठ करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राज्य ने तो किसी धर्म को प्रोत्साहन देगा और न धार्मिक राजनीतियों में हस्तक्षेप करेगा, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि राज्य ने तो किसी भी धर्म को पक्षपात नहीं कर सकता वो, है ना, और न ही वो किसी भी धर्म को प्रोत्साहन देगा, है ना, उसमें वे नीतियों में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। और संविधान का उद्देश्य भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में प्रतिष्ठित करना है और इसलिए भारत का कोई अपना राज्य धर्म घोषित नहीं किया गया, सभी धर्मों को एक समान रूप से सम्मान दिया जाए। मतलब भारत में किसी भी एक धर्म को उल्लेख नहीं किया गया, किसी भी धर्म को नहीं माना जाएगा, है ना। सब अपनी स्वेच्छानुसार अपने अपने धर्म को मानने की यहाँ पे उनको स्वतंत्रता है, ठीक है। पांचवें लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो प्रस्तावना में भारत को समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है, परंतु जनता अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं न करके अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। भारत में लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से जनता को संप्रभु बनाया गया है, और गणराज्य इसलिए है क्योंकि देश का प्रमुख ब्रिटेन के राजा या रानी की भांति वंशानुगत न होकर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होता है ना। और राष्ट्रपति के पद पर निर्धारित योग्यताधारी देश का कोई भी नागरिक निर्वाचित हो सकता है ना। लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा देश, जनता के शासन है ना। छठवां इसमें स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व, तो स्वतंत्रता सबको है, समानता भी सब में है ना। बंधुत्व मतलब मित्रता की भावना, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को भारतीय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। स्वतंत्रता का अर्थ देश के प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता अधिकार प्रदान करना है ना। समानता का अर्थ देश के नागरिकों को उनकी उन्नति एवं विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना है। और बंधुत्व का अर्थ देश के समस्त नागरिकों में भाईचारे की भावना का विकास करना है, ठीक है। सातवां इसमें देखिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, तो प्रस्तावना से स्पष्ट है कि राज्य का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या कुछ लोगों की भलाई करना न होकर समस्त नागरिकों की भलाई करना है। इसीलिए समस्त नागरिकों के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में क्या है, विभिन्न प्रावधान किए गए हैं तथा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं ना। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए क्या किया गया है, संविधान के प्रस्तावना में बहुत सारे उल्लेख प्रस्तुत किए गए हैं, है ना। आठवां इसमें देश का एकता और अखंडता, तो भारतीय संविधान देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए कृत संकल्प है। इसलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में एकता के साथ अखंडता शब्द और जोड़ा गया है ना। देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहने पर ही राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर क्या हो सकेगा, यहाँ पे राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होकर आगे
बढ़ पाएगा, है ना, एकता और अखंडता के माध्यम से। अब हम यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन की झलक। भारतीय संविधान की विशेषता बनी है ना, जो निम्नलिखित है, यहाँ पे दिया गया है। देखो, इसमें पहला विशेषता है कि लिखित एवं निर्मित संविधान, दूसरा है विस्तृत एवं व्यापक प्रलेख, है ना, तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, चौथा है समाजवादी राज्य की स्थापना, पांचवा है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, छठवा है संघात्मक होते हुए एकात्मक, सातवां सुदृढ़ केंद्र युक्त संघ राज्य की स्थापना, है ना, आठवां दिया है इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, 9 है इसमें संविधान की सर्वोच्चता, 10 है परिवर्तनशीलता और अपरिवर्तनशीलता का समन्वय, 11 इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका, 12 है संसदीय प्रणाली की व्यवस्था करना, 13 है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करना, 14 है मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था, 15 नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या, 16 अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों कल्याण हेतु विशेष व्यवस्था, 17 दिया आपातकालीन उपबंध, 8वां अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, और 19 इसमें विश्व शांति हेतु समर्थन। ठीक है, तो हम पहले देख लेंगे निर्मित और लिखित संविधान क्या है। तो भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष समय और निश्चित योजना के अनुसार संविधान सभा द्वारा किया गया था, है ना, अतः यह निर्मित संविधान है। इसमें सरकार के संगठन के सिद्धांत, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका आदि के गठन के कार्य, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य आदि के विषय में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। अतः क्या है, भारतीय संविधान लिखित है ना। दूसरे संधि विस्तृत एवं व्यापक प्रलेख। तो भारतीय संविधान में विश्व के अन्य संविधानों से अत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत प्रलेख है ना। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 4 परिशिष्ट है तथा यह 22 भागों में विभाजित है, 22 भागों में बटा हुआ है। इसकी तुलना में अमेरिका के संशोधित संविधान में केवल 21 अनुच्छेद है, चीन के संविधान में 106 अनुच्छेद, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 127 अनुच्छेद। संविधान की व्यापकता के कारण पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर MP शर्मा ने लिखा है कि भारत की जटिल परिस्थितियों तथा भारतीय जनता की राजनीतिक अनुभवहीनता को ध्यान में रखते हेतु भारतीय संविधान के निर्माताओं ने यह उचित समझा कि सब बात स्पष्ट रूप में संविधान में लिख दी जाए और कोई खतरा न उठाया जाए। तीसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत अपने आंतरिक व बाह्य क्षेत्रों में, मतलब अंदर एवं बाहर क्षेत्रों में पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है और किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। राज्य की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, उसके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही विधि निर्माण तथा प्रशासन करते हैं, है ना। हमारे देश का प्रमुख राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर एक निश्चित अवधि के लिए ही निर्वाचित होता है। ठीक है। चौथा, इसमें समाजवादी राज्य की स्थापना। सन 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। समाजवादी राज्य का अर्थ है समस्त नागरिकों को अपनी उन्नति और विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे, उत्पादन तथा वितरण आदि पर पूरे समाज का अधिकार होगा और उनका प्रयोग संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए किया जाएगा। भारत में ऐसे ही राज्य की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संबंध में उल्लेख है कि यद्यपि भारत ने आज व्यवहारिक दृष्टि से उदारवादी अर्थव्यवस्था की अपना लिया है ना, तथापि क्या है, सैद्धांतिक दृष्टि से भारत आज भी एक क्या है, समाजवादी राज्य ही है। परंतु साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि समाजवाद का भारतीय मॉडल स्वयं में अन्य परिचित समाजवादी मॉडलों से भिन्न है, जिसे भारत द्वारा अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार ही क्या किया गया, इसमें अपनाया गया है। ठीक है, आगे का हम कल पढ़ेंगे यहाँ से।